हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये ओबी का। तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 23rd लेक्चर वीडियो है। 22 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड इस समय जो चैप्टर हम ओबी का पढ़ रहे हैं दैट इज ग्रुप डायनेमिक्स। तो चलिए जल्दी से बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं एंड कौन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पिछले जो 2 लेक्चर्स है उसमें हम लोग ग्रुप डायनेमिक का ये जो चैप्टर है यही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट ग्रुप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ग्रुप डायनेमिक क्या है ये समझ चुके हैं हम। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। तो ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। ग्रुप डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस होती हैं, बताई थी ना, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। तो वो 5 स्टेजेस हमने डिटेल में पढ़ा है विद ग्राफ। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में बताया था। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को इंपैक्ट डालते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने पिछले 2 लेक्चर वीडियो में पढ़े थे। एंड आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड इसकी टेक्निक क्या होती है, टेक्निक ऑफ इंप्रूविंग द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यानी ग्रुप में जब डिसीजन लिया जाता है तो कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है एंड किन टेक्निक से वो जो डिसीजन मेकिंग है उसको और इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, इसकी 4 टेक्निक होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले तो समझ लेते हैं ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो देखिए, हमने डिसीजन मेकिंग तो हम जानते हैं, किसी मुद्दे पे कुछ डिसीजन लेना, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, डिसाइड करना, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जब बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करें एंड अराइव एट अ डिसीजन। ठीक है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, जब कई लोग ग्रुप में साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करके उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करके एक निष्कर्ष पे, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, उसको कहा जाता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके 4 सिंपल से फीचर हैं। सबसे पहला फीचर क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, कि एक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए अमंग द ग्रुप मेंबर्स। यानी जो ग्रुप के लोग हैं उनमें एक्टिव इंटरेक्शन होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ग्रुप में आपस में डिस्कस करके कुछ निष्कर्ष, किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो ग्रुप मेंबर्स है आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में डिस्कस करें उस सॉल्यूशन को। ठीक है, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर इसका क्या है कि देयर कैन बी इधर कंसेंसस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और द डिसीजन कैन बी अराइव एट सिंपली मेजोरिटी। यानी ग्रुप डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन, जो फाइनली कंक्लूजन निकलता है, जो डिसीजन लिया जाता है, या तो वो सबकी सहमति से, कंसेंसस यानी सबकी सहमति से, जिस डिसीजन पे सब सहमत होते हैं वो डिसीजन लिया जाता है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोग जिस निष्कर्ष पे, जिस डिसीजन पे अग्री होते हैं वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा इसका फीचर क्या है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तीसरा फीचर ये है कि ऑल मेंबर्स आर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेड बाय द ग्रुप। ग्रुप जो भी डिसीजन लेता है उसके लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ जो इसका फीचर है वो क्या है, एटलीस्ट 2 डिसीजन मेकिंग मेकर्स एक्टिंग ज्वाइंटली। देखिए, अगर कोई सिंगल, ठीक है, तो वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। मैंने बताया था ना, ग्रुप की भी किन लोगों से बनता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों से ग्रुप बनता है ना। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए एटलीस्ट 2 डिसीजन मेकर होने चाहिए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 सिंपल से फीचर हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। चलिए आगे देखते हैं टेक्निक ऑफ इंप्रूविंग द ग्रुप डिसीजन मेकिंग, या ग्रुप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक, तो ये 4 सिंपल सी टेक्निक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक क्या है, डेल्फी टेक्निक। दूसरी क्या है, ब्रेन स्ट्रोमिंग। तीसरी क्या है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अगली क्या है, डायलेक्टिक डिसीजन मेथड। ठीक है, तो ये 4 सिंपल सी टेक्निक है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है एंड अब हम ये इन 4 टेक्निक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली, अच्छा, इन टेक्निक पे शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है, अलग अलग ये टेक्निक्स भी पूछी जाती हैं, या चारों टेक्निक भी पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा कि कौन सी 4 टेक्निक्स है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बारे में,
एंड इसके बारे में अलग अलग डिटेल में आप पढ़ के जाइएगा, अलग अलग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली टेक्निक के बारे में बात करते हैं, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। सबसे पहली टेक्निक क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? तो सबसे पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने लाया है ये मैं आपको बता दूं। तो एलेक्स ऑसबॉर्न, ठीक है, एलेक्स ऑसबॉर्न, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। एलेक्स ऑसबॉर्न है, उनको कंसीडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये लाया था। एंड इन्होंने अप्लाई किया था 1938 में, एक अमेरिकन कंपनी में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था। तो ऑसबॉर्न ने क्या कहा था? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्रेन और दूसरा क्या है? स्टॉर्मिंग। दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इन्होंने बहुत सिंपल सा डिफाइन किया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जब हम अपनी ब्रेन को, अपने दिमाग को यूज करते हैं टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जब हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, अब ये तो इन्होंने ऑसबॉर्न ने डिफाइन किया था। इसके साथ ही वेबस्टर डिक्शनरी जो है उसमें भी डिफाइन किया गया था ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ये एक कॉन्फ्रेंस टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है कोशिश करता है टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय अमासिंग ऑल द आइडियाज इन स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर। यानी किसी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी प्रॉब्लम के जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने भी सॉल्यूशन संभव है, इन सबको कलेक्ट किया जाता है। ये लिखा है ना अमासिंग, मतलब कलेक्ट किया जाता है एंड फिर उस पे स्टॉर्मिंग की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। समझाया? ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? एक कॉन्फ्रेंस टेक्निक है जिसमें ग्रुप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है किसी प्रॉब्लम का। कैसे? जितने भी मेंबर हैं वो सब कुछ ना कुछ आइडियाज देते हैं एंड इन आइडियाज को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड उस पर एक एक करके डिस्कशन होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है? हेल्प करता है इन क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए हर मेंबर को अगर कुछ ना कुछ सोल्यूशन देने के लिए कहा जाए तो वो मेंबर क्या करेगा? सोचेगा, कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा उस प्रॉब्लम की ना। तो इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होते हैं इट हेल्प इन क्रिएटिव थिंकिंग। ये क्रिएटिव, कुछ नया सोचना, कुछ न्यू आइडिया निकालना उस प्रॉब्लम का, उसमें हेल्प करता है। बेसिकली ये दिमाग की एक्सरसाइज कराने में हेल्प करता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें कुछ न्यू आइडियाज आते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? कुछ 10 से 15 लोग, जो भी ग्रुप के 10 से 15 लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एंड वो जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रॉब्लम से कनेक्टेड होते हैं। आपको प्रॉब्लम का पता तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए देखिए मैं लिखा है, फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल इज कंस्टिट्यूटेड। द पार्टिसिपेंट शुड बी कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम डायरेक्टली और क्लोजली, दो दे नीड नॉट नेसेसरी बी फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक जो ग्रुप है 10 से 15 लोगों का, ये लोग आपस में मिलते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा ये है कि ये जो लोग हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रॉब्लम से जुड़े होने चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही डिसिप्लिन के हों। डिसिप्लिन मतलब एक ही फील्ड के लोग हों। एक टेक्निकल पर्सन हो सकता है, एक किसी दूसरी फील्ड का पर्सन हो सकता है, तो ये लोग अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं। ठीक है, तभी क्रिएटिवली अलग अलग आइडियाज दे पाएंगे अगर ये अलग अलग फील्ड के होंगे। ठीक है, एंड दिस, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये जो मेथड है, दिस इज मोर यूजफुल फॉर सिंपल एंड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड है और सिंपल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में ये जो मेथड है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये काफी हेल्पफुल है। And it encourages enthusiasm and competitive spirit among members in generating ideas। ये जो है ये members में enthusiasm, यानी देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, सबको कुछ ना कुछ आइडियाज देने ही हैं। तो इससे क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है मेंबर्स के बीच में। ठीक है, एंड मेंबर्स नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, नए आइडियाज आते हैं। तो ये इसका एक फायदा है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का। ठीक, अब मैं इसको बता देती हूँ इसका प्रोसेस क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रोसेस क्या है। तो तीन सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑन विच डिसीजन इज रिक्वायर्ड इज गिवन टू द ग्रुप। यानी जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये मीटिंग हो रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, वो सबसे पहले इस ग्रुप को वो प्रॉब्लम दी जाती है एंड प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, क्लियरली स्टेट किया जाता है जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के उनको, ताकि वो उस प्रॉब्लम पे फोकस कर सके। ठीक, ये पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप क्या है, फिर हर मेंबर को कहा जाता है कि आपको क्या देना है, आइडिया देना है जिससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सके। तो दूसरे स्टेप में ये होता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, मेंबर्स को कहा जाता है कि आपके मन में जो भी आइडिया आ रहा है, इस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन आ रहा है, आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दूसरी बातों को कंसीडर करते हुए आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है, आप किसी फाइनेंशियल लिमिटेशन को कंसीडर मत करिए, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है वो मत कंसीडर करिए, लीगल रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशन है वो कुछ मत कंसीडर करिए, आप बस इसका सॉल्यूशन दीजिए। जो भी लिमिटेशन है ये सब बाद में देखा जाएगा, बट आप केवल सॉल्यूशन दीजिए बिना किसी दूसरी बातों को कंसीडर किए। तो ये तीसरा स्टेप होता है। एंड चौथे स्टेप में क्या होता है, आइडिया इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद जो है आइडिया को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, मेंबर्स ने खूब सारे आइडियाज तो दे दिए, ठीक है, बिना कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन या और भी कोई प्रोसीजरल कंस्ट्रेन, लीगल कंस्ट्रेन, बिना किसी बात को ध्यान रखे हर मेंबर ने आइडियाज तो दे दिए। ठीक है, आइडियाज को कंसीडर किया गया। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, आइडिया का इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। ठीक, और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, काफी पॉपुलर है, बहुत यूज होता है, राइट। चलिए अगला, दूसरा जो टेक्निक है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, दैट इज डेल्फी टेक्निक। सेकेंड जो टेक्निक है ये डेल्फी टेक्निक है। डेल्फी टेक्निक का भी काफी नाम आपने सुना होगा। तो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है कि डिसीजन इज अराइव्ड एट थ्रू रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग अप क्वेश्चनर ऑफन थ्रू मेल। इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं इन्हें फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, ये भी डिसीजन मेकिंग की एक टेक्निक है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, जिसमें ये जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको मेल कर दिया जाता है क्या, क्वेश्चनर। क्वेश्चनर जानते हैं ना, क्वेश्चनर जिसमें क्वेश्चंस होते हैं खूब सारे, और उसके ऑप्शंस कुछ दिए होंगे, आपको टिक करना होगा, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें शॉर्ट वन लाइन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं कुछ लोग, ग्रुप के कुछ लोग क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, और वो क्वेश्चनर जो होता है मेल के द्वारा सारे जो मतलब ये जो मेंबर्स हैं इनको भेजा जाता है। ठीक है, एंड फिर ये जो मेंबर्स हैं उस क्वेश्चनर को फिल करके वापस भेजते हैं। ठीक, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो डेल्फी टेक्निक में जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। कैसे होता है, क्वेश्चनर भरे जाते हैं मेल के थ्रू जो भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है इस टेक्निक में, डेल्फी टेक्निक में। एक कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल डेल्फी टेक्निक है उसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्वेश्चनर को डिजाइन करते हैं एंड फिर उस क्वेश्चनर को फिल करते हैं। बाकी जितने मेंबर्स हैं सभी लोग जो है इस क्वेश्चनर को फिल करते हैं, एंड फिर जो आंसर आया है, इसका जो रिजल्ट आया है क्वेश्चनर का, उसको टैबुलेटेड फॉर्म में, यानी टेबल के फॉर्म में, जो भी आंसर आया उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड फिर कुछ डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक, एंड अगर फिर भी कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है तो उस क्वेश्चनर को फिर से रिवाइज किया जाता है एंड फिर से रिस्पॉन्ड, मतलब फिर से मेंबर से उन्हें भरवाया जाता है। ये जो डेल्फी टेक्निक है ना, ये काफी यूजफुल है। इसके अगर मैं फायदे की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर जो मेंबर्स हैं वो ज्योग्राफिकली दूर दूर है, जैसे इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स में है, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में रहता है, कोई ईस्ट में है, तो अगर ज्योग्राफिकली भी सेपरेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेल तो किसी को भी क्वेश्चनर किया जा सकता है और क्वेश्चनर का रिप्लाई भी आ जाएगा। तो ये एक फायदा है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट जो होते हैं, जो ज्योग्राफिकली भी सेपरेटेड है, उनके थ्रू भी डिसीजन, मतलब उनको भी इस मीटिंग में, इस ग्रुप डिसीजन में इन्वॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी ओपिनियन को फ्रीली रख पाते हैं, बिना किसी हेजिटेशन से, बिना किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए। क्योंकि इस अगर मेंबर के पास क्वेश्चनर गया है तो ये घर पे बैठ के आराम से उस क्वेश्चनर को सोच समझ के अपने हिसाब से भर सकता है, ये किसी एक्स मेंबर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये इसका दूसरा एडवांटेज हुआ। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन इसकी ये है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय ज्यादा लगेगा ना। अगर सारे मेंबर्स को मेल किया जाएगा क्वेश्चनर, फिर ये मेंबर जब फ्री होंगे क्वेश्चनर को फिल करेंगे, फिर ये वापस भेजेंगे, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा ना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जनरली डेल्फी टेक्निक वहां पे यूज की जाती है जहां पे एकदम अर्जेंट में डिसीजन नहीं चाहिए हो, अर्जेंट में सॉल्यूशन नहीं चाहिए हो, वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है डेल्फी टेक्निक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख
आज की तारीख मतलब अगस्त 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड एक बात और है, ये अभी तक है, अगस्त 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अगस्त 2024 तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ही मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। आप लोगों के कमेंट से ना हमें मोटिवेशन मिलता है, हम इसी तरीके से वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे अगर आप लोग हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ही मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, चलिए अब देखते हैं तीसरी टेक्निक, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की तीसरी टेक्निक। तो तीसरी टेक्निक जो है इसका नाम है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसका नाम क्या है? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो खास बात इस टेक्निक की ये है कि यहाँ पे भी ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके सॉल्यूशन क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या है, जितने भी सॉल्यूशन आए ना फिर उनकी की जाती है रैंकिंग, यानी इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज, उनकी फिर रैंकिंग की जाती है। तो ये यहाँ पे अलग है, बाकी और चीजें सेम है। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। इस टेक्निक में भी सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के वो सब एक्सप्लोर किए जाते हैं। एंड उसके बाद इस्टेब्लिश की जाती है प्रायोरिटीज, ठीक है, यानी रैंकिंग की जाती है। जितने सॉल्यूशन आए हैं अब इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो रैंकिंग की जाती है। तो एनजीटी बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग है विच रिस्ट्रिक्ट वर्बल कम्युनिकेशन। यहां पे भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है अमंग द मेंबर्स। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यहाँ पे आपस में कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है मेंबर्स के बीच में, ठीक है। दिस टेक्निक रिजॉल्व डिफरेंस इन ग्रुप ओपिनियन बाय हैविंग इंडिविजुअल जनरेट एंड देन रैंक अ सीरीज ऑफ आइडिया इन प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर हैं उनके बीच में कह लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरली नहीं हो पाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सबने जो सोल्यूशन दिए हैं फिर इनके बाद जो है इनकी रैंकिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होता है इन मेंबर्स के बीच में। अगर इसके प्रोसेस की बात करूं कि ये एनजीटी टेक्निक जो है इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला स्टेप जो है इनके प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रुप लीडर होता है वो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, जिस प्रॉब्लम पे डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हर मेंबर जो है जो भी आइडियाज हैं, जो भी सॉल्यूशन उन्हें आ रहे हैं वो साइलेंटली एक पन्ने पे वो लिखते हैं, अलग वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट हिज बेस्ट सिंगल आइडिया ऑन द प्रॉब्लम, और जो भी उनका सॉल्यूशन उन्होंने लिखा है, जो बेस्ट आइडिया उन्होंने लिखा है वो उसे प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जब सारे मेंबर अपने आइडियाज जो भी सॉल्यूशन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद उस आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है फॉर डिस्कशन एंड इवेल्युएशन बिफोर द ग्रुप मेंबर। ग्रुप मेंबर्स यानी सारे ग्रुप मेंबर के सामने जो भी आइडियाज इस मेंबर ने दिए हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है एंड उन्हें इवेल्युएट किया जाता है। फिर उसके बाद मेंबर से कहा जाता है कि अब आप रैंक करिए। सारे मेंबर जो है अब इन प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन दिए हैं, प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन दिए हैं उन सबको सारे मेंबर क्या करते हैं, रैंक करते हैं, रैंक द वेरियस आइडियाज फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड फिर उसके बाद डिसीजन इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। फिर उसके बाद जो सबने रैंकिंग की है, ठीक है, किसी ने किसी सॉल्यूशन को 1 रैंक दिया होगा, किसी ने 3 दिया होगा, किसी ने 5 दिया होगा, तो फिर सब रैंकिंग देते हैं एंड फिर उसको मिलाया जाता है, उसके बेसिस पे फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आता है। और एक बात और है कि अगर सपोज करिए जो ग्रुप है उसमें कोई भी अग्रीमेंट नहीं बन रहा है, कोई भी डिसीजन नहीं निकल के आ रहा है, तो फिर से रैंकिंग कराई जाती है, ठीक है, फिर से वोटिंग कराई जाती है ताकि कुछ अग्रीमेंट, कुछ निष्कर्ष निकल पाए इस डिसीजन मेकिंग का। तो दिस इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। तो याद रखिएगा नॉमिनल में क्या क्या कराया जाता है, रैंकिंग कराई जाती है, जो भी सॉल्यूशंस है उनकी रैंकिंग करते हैं सारे मेंबर्स, ठीक। अब इसकी मैं फायदे बताऊं, ये जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है इसके फायदे की अगर बात करें तो इससे भी इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी, इससे भी तो क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि हर मेंबर को, ये ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर को कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना है ना, और फिर यानी सोल्यूशन पे उन्हें सोचना है एंड फिर उसके बाद हर मेंबर ने जो सोल्यूशन दिया है उसकी रैंकिंग करनी है, तो अगेन सोचना है।
तो इससे जो है क्रिएटिविटी आती है। दूसरा जो एडवांटेज क्या है, इट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टाइप फ्रॉम डोमिनेटिंग द ग्रुप। यानी ये दूसरा जो फायदा है इस मेथड का वो ये है कि अगर कोई मेंबर है जिसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो वो ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर है उन्हें जो भी सॉल्यूशन है वो साइलेंटली अपना सोच समझ के वो अपना सॉल्यूशन देंगे एंड उस पर अपने हिसाब से उन्हें रैंकिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें कोई पर्सन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, डोमिनेट नहीं कर पाता है। एंड इससे क्या है, और एक तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि इट इनकरेजेस एक्सप्लोरेशन ऑफ द इशू। यानी जो भी इशू है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसके हर पहलू पे यहाँ पे डिस्कशन हो पाता है, उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये तीसरा इसका एडवांटेज है। आ जाते हैं फोर्थ मेथड पे, फोर्थ एंड लास्ट मेथड, दैट इज डायलेक्टिक डिसीजन मेथड। डायलेक्टिक डिसीजन मेथड, तो देखिए नाम क्या है, डायलेक्टिक, डाई मतलब दो, तो बस वहीं से ये निकला है डायलेक्टिक डिसीजन मेथड। तो इसमें याद रखिएगा, देखिए क्या होता है कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में वो ये आती है कि ग्रुप मेंबर जो होते हैं बहुत जल्दी किसी एक ऑल्टरनेटिव पे कन्वर्ज हो जाते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में एक ये प्रॉब्लम आती है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं बहुत जल्दी किसी एक निष्कर्ष पे, एक कह लीजिए ऑल्टरनेटिव पे आ जाते हैं। ठीक है, वो ऑल्टरनेटिव 2 या ऑल्टरनेटिव 3 को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, वो जल्दी से इस पे आ जाते हैं क्योंकि वो इतना डिस्कशन, इतना बहस और इतना आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नहीं चाहते हैं। तो जनरली वो जल्दी से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये मेथड आया, डायलेक्टिक डिसीजन मेकिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ओनली 2 ऑल्टरनेटिव हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यानी जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो केवल 2 सॉल्यूशन दिए जाते हैं। फिर उन सॉल्यूशन को एक बार मैं डायग्राम से समझाती हूँ। जो भी प्रॉब्लम है इसके केवल 2 सॉल्यूशन दिए जाएंगे, प्रपोजल ए एंड प्रपोजल बी। ठीक है, केवल 2 सॉल्यूशन दिए जाएंगे एंड फिर इन 2 सॉल्यूशन को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा। ये जो सॉल्यूशन ए है इसके क्या क्या एजम्पशंस है, ये जो सॉल्यूशन ए है इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, सॉल्यूशन बी है इसके क्या क्या एजम्पशन है, इसके प्रोस कॉन्स क्या है। तो हर चीज इन दोनों ऑल्टरनेटिव की एनालाइज की जाती है एंड उसके बेसिस पे लिया जाता है डिसीजन। ठीक, अब वो डिसीजन क्या हो सकता है, या तो ए या बी या दोनों का कॉम्बिनेशन या कोई न्यू ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये 3 डिसीजन इसके हो सकते हैं। तो यही बेसिक है डायलेक्टिक डिसीजन मेकिंग का। तो यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव प्रपोज किए जाते हैं। तो डायलेक्टिक प्रोसेस कैसे शुरू होता है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है क्लियर स्टेटमेंट में एंड उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सब प्रपोज किए जाते हैं। किसके साथ, एजम्पशंस भी, और उसके क्या फायदे हैं, क्या प्रोज है, क्या कौन से, ये सब भी डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, एंड फिर जो पूरा ग्रुप है वो मिलता है, मीटिंग करता है एंड फाइनल चॉइस लेता है। ठीक है, और जो चॉइस ली जाती है वो इसके जितने भी एजम्पशंस हैं, प्रोज हैं, कौन से, इन सबको कंसीडर करते हुए लिया जाता है। ठीक, तो ये डायलेक्टिक डिसीजन मेकिंग मेथड अगर पूछा जाए ना तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्लियर करती हूँ स्क्रीन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इस मेथड का फायदा क्या है, एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रपोजल है, जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो प्रपोजल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। क्यों? क्योंकि आप उस प्रपोजल के बारे में जितने भी एजम्पशंस है, उस प्रपोजल के जितने भी फायदे हैं, प्रोज है, कौन से, उन सबको कंसीडर किया जा रहा है ना। तो इससे वो प्रपोजल बहुत अच्छे से समझ में आएगा हर एक मेंबर को, फिर सही डिसीजन लिया जा सकेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस फोर्थ डायलेक्टिक डिसीजन मेकिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए फिर ये था 4 मेथड ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, और इसी के साथ हमारा जो पूरा ग्रुप का जो टॉपिक है ओबी का, ग्रुप डायनेमिक्स का, वो इसी के साथ फिनिश होता है, जिसमें हमने ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में 3 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। राइट, तो चलिए फिर मैं ये लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वो पढ़ लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।